हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 और ये है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो केपलर्स लॉ और दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है साहब। तो देखिए केपलर्स ने ये सब क्या होगा, प्लानिटरी मोशन के बारे में, यानी कि यूनिवर्स के बारे में, यानी कि प्लानट के बारे में इसको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो केपलर्स ने हमारे कितने लॉ दिए थे? केपलर्स ने 3 लॉ दिए। ठीक है, कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। पहला लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है साहब। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया या एरियल वेलोसिटी। ठीक है। तीसरा लॉ जो है हमारा वो क्या है? लॉ ऑफ पीरियड है। क्या है? लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है साहब। यानी कि केपलर्स के बारे में हमें वो केपलर्स के बारे में नहीं, केपलर्स के लॉ के बारे में पढ़ना है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होगा? लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट है, वो सन के अराउंड घूमेगा। और सन के अराउंड जब वो घूमेगा तो किस ऑर्बिट में घूमेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। किस में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। ठीक है साहब। और सन कहाँ होगा? सन उसके फोकस पर होगा। कहाँ होगा? फोकस पर। अब देखिए एलिप्स क्या होता है? इस तरह का शेप होता है एलिप्स। ठीक है। इसकी 2 मेजर एक्सिस होती हैं और 2 माइनर एक्सिस होती हैं। तो इसका एक फोकस यहाँ पर होता है, एक फोकस यहाँ पर होता है। तो F1 या F2। ठीक है। या तो सन को हमें इस F1 पर रखना है या फिर हमें F2 पर रखना है। क्लियर हो गया? फिर उसके बारे में हमारा जो सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि एरिया वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट रहती है। तीसरा क्या होता है कि टाइम का स्क्वायर जो होता है उसके डिस्टेंस के, मतलब टाइम का स्क्वायर जो है डिस्टेंस की पावर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है साहब। चलिए, तो अब हम चलते हैं किस पे? केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। पहला जो लॉ है वो क्या कहता है कि ईच एंड एवरी प्लानिट, यानी कि एवरी प्लानिट मूव्स अराउंड द सन। ठीक है साहब, अराउंड द सन। ठीक है। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है साहब। देखिए जैसे दिन रात में चेंज होता है, ठीक है, और साल मतलब दिन जो है सर किस में चेंज होता है? रात में चेंज होता है। तो सन के अराउंड क्या है? अर्थ घूम रही है। सन के अराउंड क्या करती है? अर्थ रोटेट करती है और अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। यानी कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमको क्या कराना है? सन को, यानी कि सन के अराउंड किसी भी प्लैनेट को मूव कराना है। ठीक है। तो हमने सपोज किया ये हमारी कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्या है? ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसके अराउंड हमें सन को मूव कराना है। ठीक। तो इसकी एक मेजर एक्सिस होगी और एक, मतलब 2 मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, एरिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? एलिप्स हो गया। क्लियर? अब इसका हमने यहाँ पर एक फोकस लिया F1, ठीक, और दूसरा फोकस क्या लिया हमने? F2। क्लियर हो गया? सन को हम क्या करेंगे? सन को हम इसके किसी एक फोकस पर रखेंगे। या तो हम सन को इधर रख सकते हैं या फिर इधर रख सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हमारी क्या है? कोई ऑर्बिट, कोई प्लैनेट है हमारा। ठीक है, कोई प्लैनेट है। ठीक। अब ये क्या करेगा? सन के अराउंड मूव करेगा। सन के अराउंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है साहब। कौन सी वेलोसिटी होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है साहब। क्लियर हो गया? अब देखिए सन और यहाँ के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा r। क्लियर हो गया? सन क्या करेगा? एक इस पॉइंट A पर आएगा, फिर उस पर इसके बाद B पॉइंट पर आएगा, C पॉइंट पर आएगा और उसके बाद D पॉइंट पर आएगा। इस तरह से ये कंटिन्यूस उसका मोशन होता रहता है। जैसे क्या नाम होता है दिन देखो, अगर हम इस अर्थ को लेते हैं और इसको सन को लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ क्या है ना, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है। फिर उसके बाद में क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ जाएगी। एक तो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, दूसरा क्या है? ये सन के अराउंड घूम रही है। क्लियर हो गया? जैसे यानी कि देखिए सन के अराउंड अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में चक्कर पूरा कर लेती है? एक अपनी एक्सिस पे 24 घंटे के अंदर पूरा करती है, और पूरे सन के अराउंड जो घूमती है अर्थ वो कितने 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है साहब। अब दूसरा क्या कहता है हमारा? ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, यानी कि ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, किस में होगा? इलिप्टिकल शेप में होगा।
एरिया वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, एरिया वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहती है उसकी, यानी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एरिया वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। क्लियर हुआ इतना? ठीक साहब, यानी कि एरियल वेलोसिटी जो होगी सन के अराउंड वो क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। कैसी? कांस्टेंट। ठीक, देखिए फिर हम एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। ठीक है, ये कोई हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट के अराउंड, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, एक सन को रख लिया। किसको? यहाँ पर हमारा क्या है, इसके एक फोकस पर सन है। ठीक, यहाँ पर सन है। क्लियर हो गया? तो देखिए जब अर्थ हमारा रोटेट करके इस पॉइंट से, ठीक है, v वेलोसिटी से b पॉइंट पर पहुंची, यानी कि a पॉइंट से b पॉइंट पर वो पहुंचेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से जो एरिया बनेगा इसका, यानी कि सन के अराउंड जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा, और v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रही है तो ये इसका डिस्टेंस हो गया r। ठीक, कहने का मतलब है कि dA अपॉन dt जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया? ठीक, यानी कि जब अर्थ के अराउंड, मतलब सन के अराउंड जब अर्थ घूमेगी तो इसका जो एरिया होगा, यानी कि एरिया वेलोसिटी जो होगी इसकी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, इधर हो गया। और अगर इधर की तरफ देखें तब, यानी कि ए बी और सी और डी, डी मतलब ए से बी पे चली गई, फिर बी से सी पर जा रही होगी, फिर सी से डी पर, फिर डी से ए पर, इस तरह से आ रही है। तो हर तरफ का एरिया क्या होगा, एरिया इसका कांस्टेंट होगा। यानी कि ए, सन को हमने ले लिया एस, तो ए एस बी इजकल टू कितना होगा, पी एस सी, यानी कि डी एस सी, डी एस सी। ठीक है साहब, यानी कि एरिया क्या होगा उसका, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है कि सन के अराउंड कोई भी, मतलब सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट घूमेगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सन आज जो है महीना जो साल जो है हमारी वो 200 दिन की हो गई, फिर 2 साल बाद देखा तो 365 दिन की होने लगी। तो क्या है ना, मतलब उसका एरिया, मतलब वेलोसिटी जो है उसकी वो कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया? यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलेगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि उसका एरिया जो होगा, पर्टिकुलर टाइम में जो एरिया वो घेरेगा, उसका एरिया क्या होगा, वो एरिया वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि एरिया कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया? ठीक, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। देखिए इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, ये हमारी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्लियर हो गया? ठीक है साहब, इसमें क्या होगा कि इसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है, इन दोनों डिस्टेंसों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उनकी डिस्टेंस के। सपोज कर लो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? आर। ठीक है साहब, तो पहला लॉ क्या था हमारा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा क्या था? लॉ, मतलब एरिया ऑफ, मतलब लॉ ऑफ एरिया था। दूसरा, तीसरा क्या है हमारा? लॉ ऑफ पीरियड है। क्लियर हो गया? यानी कि ये तीनों कहानियाँ हमारी केपलर्स लॉ ने बताई थी, यानी कि केपलर्स ने बताई थी। ठीक, अब आते हैं जरा प्रूव ऑफ सेकंड लॉ। तो हमें सेकंड लॉ प्रूव करना है, यानी कि क्या प्रूव करना है कि dA अपॉन dt जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमको प्रूव करना है साहब। अच्छा, यानी कि dA अपॉन dt कांस्टेंट है, ये हमको प्रूव करना था। ठीक, हम क्या करते हैं, एक ऑर्बिट बना लेते हैं। ठीक साहब, यानी कि ये हमारा क्या है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है साहब। क्लियर? यानी कि यहाँ पर सन था हमारा, और सन ने जो एरिया घेरा, ठीक है, यानी कि देखिए ये तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा। क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, क्योंकि हमारा प्लैनेट यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रहा है। क्लियर हो गया? डेल्टा थीटा है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर इसका फाइनाइट ले लेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है साहब, अब ये क्या है हमारा? इधर v वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरा हमारा इधर v वेलोसिटी चल रहा है, और ये जो डिस्टेंस है हमने इस डिस्टेंस को ले लिया r। ठीक, यानी कि देखिए ये इस तरह से फिर यहाँ पर पहुँचेगा,
इधर वेलोसिटी से चलेगा। कहने का मतलब है जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एल, वो किसके बराबर होगा, यानी कि एल बराबर होता है हमारा आर क्रॉस पी के बराबर होता है, ठीक है साहब। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, आर पी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए जो इसका वेक्टर है, यानी कि जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वेलोसिटी, ये क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा हमारा आर पी, और एल इजकल टू कितना हो गया हमारा आर, पी इजकल टू कितना हो जाएगा एम वी। तो एल बराबर कितना हो गया, एम आर वी या एम वी। ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसका कांस्टेंट रहेगा। क्यों 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 कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइम पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी सेम आ रही होगी और आर वी के बराबर हो जाएगा। मतलब आर और वी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा साहब। डी ए अपॉन डी टी हमको प्रूव करना था। ये तो हमारा इसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ठीक, मतलब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। किसके, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है साहब। तो डेल्टा थीटा कितना हो गया हमारा, आर्क यहाँ चला है ना, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारी क्या है, आर्क है। अब प्लैनेट हमारा अगर यहाँ पहुँचेगा तो ये हमारा एंगल जो हो जाएगा कितना, डेल्टा थीटा साहब। आर्क कितना होता है हमारा, आर्क इजिकल टू आर, ठीक है। तो आर्क इजिकल टू कितना हो गया, डेल्टा थीटा इंटू आर, ठीक है, ठीक साहब, ये रहा हमारा। तो हम जानते हैं डी ए अपॉन डी टी, यानी कि देखिए ये डेल्टा थीटा जो है इन्फिनिटेसिमल है, ठीक है साहब, यानी कि हमें प्रूव क्या करना था। अब देखिए ये जो होगा हमारा इस तरह से एरिया बताएगा ना, अभी हमने क्या बताया था यहाँ पर कि एरिया कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा क्या है, ये एरिया ही तो है, यानी कि ए एस बी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को देख लें। मान लो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया कितना, यहाँ पर हमारा पॉइंट है ए और यहाँ पर बी, और ये क्या है हमारा एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, ठीक है साहब, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ले रहे हैं, एरिया कौन से ट्राइंगल का लेंगे, ए बी एस का, ए बी एस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, वीडियो चल रही है, कहाँ चल रही है, हाँ चल रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया हमारा। और एरिया कितना ले लिया हमने, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। देखिए बाद में इसको लिमिट लगा के चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको डायरेक्टली लिमिट, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो नहीं लगा रहे, तो डी ए कर लेते हैं। क्या हो गया, डी ए इजकल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस कितना हो जाएगा इसका, ये आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आर, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हमारी कितनी हो गई, ये हो जाएगी ना डेल्टा थीटा इंटू आर। कितना हो गया, डेल्टा थीटा इंटू आर। क्लियर, आर का आर में मल्टीपल हो जाएगा तो डी ए, ठीक है। तो डी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। क्लियर हो गया। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1 और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखिए डी ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा था। इतना समझ में आ गया। यानी कि देखिए जब कोई प्लैनेट है वो इधर से मूव करके बी पे जाएगा, बी से मूव करके फिर सी पे आएगा, तो उसका जो होगा ना इक्वल टाइम इंटरवल में वो ट्रेवल कर रहा है, तो एरिया उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है साहब। तो डी ए अपॉन डी टी हो गया। अगर हम इसका टाइम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दें, ठीक है, क्या कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए वो डी टी कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, या फिर अब इसको डेल्टा थीटा की जगह हम कितना ले लेंगे, डी थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डी थीटा। अब देखिए हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है तो डी थीटा अपॉन डी टी लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी। हम जानते हैं द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा। क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। क्लियर हो गया। ठीक है साहब। और वी नो डेट वी इजकल टू कितना होता है, आर ओमेगा। क्या होता है, वी नो डेट
v इजकल टू कितना होता है, v इजकल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, v अपॉन आर। ठीक है साहब, क्लियर हो गया। v अपॉन आर हम इसके यहाँ पर रखेंगे तो डी ए अपॉन डी टी कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर। ठीक है साहब, ओमेगा की जगह कितना रख दिया हमने, v अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो डी ए अपॉन डी टी कितना मिल गया हमको, डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया, हाफ आर और v बचेगा यहाँ पर कितना, डी ए अपॉन डी टी हाफ आर इंटू बी। दूसरा और तीसरी इक्वेशन देखो। ठीक है साहब, यानी कि L इजकल टू कितना मिला था हमको, एम आर वी, और डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर मिला, हाफ आर वी के बराबर। क्या, हाफ आर वी, हाफ आर इंटू वी। सही है। ठीक है साहब, हाफ आर इंटू वी। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन, या फिर क्या करें, वी आर की जगह हम कितना रख देंगे, L अपॉन एम रख देंगे। क्या, वी आर की जगह L अपॉन एम। क्लियर। तो डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया, हाफ, यानी कि L अपॉन एम। डी ए अपॉन डी टी कितना हो गया, L अपॉन 2m। ठीक, L अपॉन 2m के बराबर हो गया हमारा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चलेगा, L हमारा कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इफ़ L इज कांस्टेंट, ठीक, देन क्या करेंगे, ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ए अपॉन डी टी आल्सो कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर हो गया। ठीक है साहब, यहाँ तक हमारा एंगुलर मोमेंटम यानी कि क्या हो गया, हमारा केपलर्स सेकंड लॉ का हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या होता है हमारा, थर्ड लॉ होता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लैनेट के डिस्टेंस के क्यूब के। ठीक है साहब, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए एक चीज़ समझते हैं जरा, ये हमारा क्या था, ये हमारा सन है। क्या है, सन। ठीक साहब, और इसके अराउंड आर डिस्टेंस पर क्या घूम रहा है हमारा, कोई भी प्लैनेट को ले सकते हैं। हमारा अर्थ होगा या कुछ भी हो सकता है, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अर्थ है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक क्या होगा, ये जो मतलब अर्थ है, तो अर्थ एक फोर्स लगा रही होगी सन की तरफ और सन फोर्स लगाएगा अर्थ की तरफ, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है साहब, इतना भी समझ में आ गया। अब ये क्या है, अर्थ हमारी इस तरह से सर्कुलर वे में मूव कर रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में मूव करता है, किसमें, सर्कुलर वे में मूव करता है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है साहब, ये इसको खींच रहे होगा और ये इसको, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसके ऊपर लग रही होगी। ठीक है, ना तो ये इसको बाहर जाने दे रहा और ना इसको ये अंदर आने दे रहा। क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए न्यूटन्स लॉ का सहारा लेंगे। क्या, न्यूटन्स लॉ, बाई न्यूटन्स लॉ। अभी भैया न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, फोर्स जी मास, मतलब जी मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ सन। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इसका मास होगा मास ऑफ सन और इसका क्या होगा, मास ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, अब इस पर क्या है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको मूव करा रहा है। तो हम जानते हैं एफ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, और चाहे तो हम वी इक्वल टू आर ओमेगा लेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साहब, इन दोनों फोर्सों को इक्वल कर देंगे। क्या, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, लॉ ऑफ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं इसको। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। ठीक साहब, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर। वी नो डेट, देखिए जी एम
अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब इजिकल टू कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। वी नो डेट ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है ट्वाइस पाई अपॉन टी के। टी क्या है टाइम पीरियड है, क्लियर। सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा किसको ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जी एम अपॉन आर क्यू मिल जाएगा, और ये किसके बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है साहब। देखिए अब क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी एम अपॉन आर क्यू, और ये कितना हो गया ट्वाइस पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये कितना हो गया जी एम अपॉन आर क्यूब इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर हम उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक, टी का स्क्वायर हम जैसे ही उधर की तरफ ले गए तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और नहीं टी का स्क्वायर इधर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और ये किसके बराबर हो जाएगा आर क्यूब पे। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन एम ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा आर क्यूब, क्लियर। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, क्लियर हो गया इतना। यानी कि अब देखिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो चुका है, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर दो प्लानिट कोई मूव कर रहे हैं, कितने दो प्लानिट हैं, ठीक है साहब, मान लो ये सन है, वो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और यहाँ पर सन है, क्लियर। अब सपोज करो एक प्लानिट तो हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है और एक प्लानिट हमारा इधर से ऐसे ऐसे करके चल रहा है, या फिर एक काम करो डिस्टेंस इनकी अलग अलग लेनी है, ठीक। तो हम क्या करते हैं इस तरह से कोई दूसरा प्लानिट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये प्लानिट 1 ये प्लानिट 2, क्लियर हो गया। देखिए ये रहा, क्लियर, इनका एरिया चल रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ एक का टाइम पीरियड कितना होगा T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब, ठीक है साहब, और दूसरे का क्या होगा T2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब, ठीक है। तो इसको हमने R2 ले लिया और इसको हमने R1 ले लिया, क्लियर। अब क्या होगा दोनों का कांस्टेंट तो वही है सेम, तो हम क्या कर सकते हैं T1 का स्क्वायर इजिकल टू हमने ले लिया K, क्या ले लिया K R क्यूब, और हमने K इसको मान लेना है, किसको इसको K मान लेते हैं, ठीक है साहब। जी 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम को Q मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा T2 का स्क्वायर K R2 का क्यूब, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों का रेशियो T1 अपॉन T2 यानी कि T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया K R1 का क्यूब अपॉन K R2 का क्यूब, ठीक है साहब। K हमारा सबके लिए सेम ही होगा तो इसको K हटा दें, K2 क्यों कर रहे हैं, K से K कैंसिल हो गया, यानी कि T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, क्लियर। यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड दे दे, कितना किसी दो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड देगा और उनकी कुछ डिस्टेंस देगा, ठीक है साहब, तो फिर पूछ लेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा या उन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो पूछ लेगा साहब। तो क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं, देखो क्वेश्चन सपोज करो कि T1 का टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है ट्वाइस T2 के, और R1 जो है हमारा कितना है थ्राइस R2 के बराबर है, क्लियर हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछेगा कि T1 कितना, मतलब T1 को हमारा कितना था T2 के बराबर था, ठीक है साहब, यानी कि T1 और T2 का रेशियो पूछेगा, क्या मान लो देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यानी कि T1 का रेशियो निकाल दो T2 के साथ में, इफ़ यानी कि R1 इजकल टू कितना है थ्राइस R2 के बराबर है। तो हम जानते हैं T1 अपॉन T2, ठीक है, T1 अपॉन T2 किसके बराबर होगा K R1 अपॉन K R2, इससे से हमने काट दिया स्क्वायर और स्क्वायर, इसका क्यूब और इसका क्यूब ले लिया, क्लियर। तो देखिए T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर ये हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे R1 की जगह कितना रख देंगे 3R2 रख देंगे, कितना 3R2 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, तो ये कितना हो गया T1 का क्यूब अपॉन T2 का क्यूब बराबर थ्राइस R2 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, R2 का क्यूब से R2 का क्यूब कट गया, यानी कि T1 का, और ये कितना हो गया 3 3 9 और 9 3 27, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अरे साहब
27। तो T1 का अपॉन T2 का रेशियो निकालना था, तो ये कितना हो गया 27/1 बचेगा यहाँ पर। तो T1/T2 कितना हो जाएगा, यानी कि थ्राइस √3/1 ये आ गया रेशियो। ठीक है साहब, क्योंकि इसके ऊपर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे इसको अंडर रूट लगाना है। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा 3×3×3/1। एक स्क्वायर बाहर आ गया, यानी कि एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3√3/1। ठीक साहब, अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या होगा, मतलब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगाना है। ठीक, और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक आती है ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा। किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, g=10 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से गिरेगा, और कहाँ आएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा। तो ग्रेविटी किसको बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ पर लगे, अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ की तरफ जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। यानी कि अर्थ जिस पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच लेती है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है साहब, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी। रखते हैं इसको साइड में। ठीक साहब, ये एक्सेलरेशन में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये दो कोई प्लैनेट है हमारे, क्या है, एक प्लैनेट हमारा, या ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, एक हमारा है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा कैपिटल M मास का, और दूसरा क्या है, स्मॉल m मास का। ठीक है सर, अब ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे। तो सपोज करा इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, स्मॉल d। ठीक है साहब, इसका सेंटर O और इसका भी सेंटर O, मतलब OO' ले लेते हैं इसको। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। क्या है, d डिस्टेंस है। तो इसके बीच में फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखिए अभी हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, सेंटर की तरफ। तो यानी कि ये वाला मास जो है इसको इधर की तरफ खींचेगा, मतलब ये वाला मास जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है साहब, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक, यानी कि ये दोनों कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेंटर की तरफ। तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किनके, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा मतलब क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्स के बराबर होता है। तो यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, M1 M2 या M लिया है ना हमने, कैपिटल M और M/d²। ठीक है साहब, इसको जैसे ही हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर एक मतलब एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होगा हमारा ग्रेविटी, M/d²। ठीक है साहब, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है साहब, और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी = होता है हमारा 6.67 × 10⁻⁻11। इसको इधर ले जाएंगे तो इसका यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर² डायमेंशन इसकी अगर लिखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, MLT-2, और ये कितनी हो गई, L2। M की कितनी होती है, L होती है, L2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, M⁻²। जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस वाली माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, M-1, और L कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, और ये कितना हो गया, T-2। तो ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई, क्या हो गई, डायमेंशन। क्लियर हो गया, जी की वैल्यू। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेंटर की तरफ खींचता है। क्या खींचता है, सेंटर की तरफ। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल लॉ। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर कोई, जैसे सपोज करो ये M मास है, M1 मास, और ये M2 मास है। ठीक है साहब, और इन दोनों के बीच में कोई मीडियम है। क्या है, मीडियम। ठीक है साहब, मान लो यहाँ पर मीडियम क्या है, पानी आ गया, क्या है, वाटर है। ठीक है साहब, वाटर। तब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जो होता है हमारा
किसी भी मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, फोर्स जो है हमारा क्या रहेगा, Gm/m/d²। क्लियर? यानी कि जो हमारा न्यूटन्स इक्वेशन मतलब ग्रेविटेशन जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक है साहब, तो हम इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे यहाँ पर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नंबर 1 देखिए, हमने क्या देखा, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, सेंटर की तरफ जाता है। कहाँ पर जाता है, सेंटर की तरफ। तो ये क्या होता है, सेंट्रल लॉ होता है। क्या होता है, सेंट्रल लॉ, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। दूसरा, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। क्लियर? यानी कि किसी भी मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता है। और किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है साहब, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या था, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, 1/d² के। तो ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। मास पर डिपेंड, वो उसका क्या नाम, उसका सेंट्रल लॉ होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, मीडियम से, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ठीक है साहब, और क्या नाम है उसका, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, और क्या हो गया, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और अगर इफ़, ठीक है, m1 इजिकल टू हो m2 और d इजिकल टू कितना हो 1, तो f जो होता है वो क्या हो जाता है, एक यूनिट हो जाता है। f इजिकल टू कितना हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। किसके, g के बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब, चलो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कुछ इसकी। अब बात आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है साहब, तो देखिए वेक्टर फॉर्म हमें समझना है ना। तो हम जानते हैं f इजिकल टू कितना होता है, Gm/m/d² के। ठीक है साहब, अब देखिए ये सपोज करा हमने, मास m है इसका, क्या है, एक मास m का कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा स्मॉल m। और हाँ एक चीज़ और बता दूं, ये पांचवा जो है इसके अंदर ये क्या होता है, देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है ये, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। ठीक है साहब, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कहीं भी हो, यानी कि एवरी बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट, हर किसी के बीच में, ठीक है, क्या लगता है, ये सेम रहता है। और जी की वैल्यू क्या होती है, हर किसी की ने कैपिटल जी की वैल्यू सेम होती है। क्या होती है, कैपिटल जी इज ऑलवेज सेम। ठीक है, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि ये किसके बीच में लग रहा होगा, सन और अर्थ के बीच में भी लगेगा। दो आदमी अगर खड़े हुए हैं तो इनके बीच में भी लग रहा है। किसी भी चीज़ हो, चाहे दो आदमी हो, बोतल हो, पेन हाथ हो, और मेरे और मोबाइल के बीच में, मेरे और बोर्ड के बीच में, हर किसी के बीच में ये क्या लगता है, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हर ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है। क्लियर हो गया। चलो ये क्या है, शेप पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। और यहाँ से कंक्लूजन और निकलने वाला है, वेक्टर लॉ। ठीक है साहब, अब देखिए सेंटर लॉ होता है ना जी, क्या होता है, सेंट्रल लॉ, सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है साहब, तो देखिए ये जो फोर्स है, मास है जी, एम मास, तो एम क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होगा। ठीक है साहब, सपोज कर लिया हमने ये एफ ए फोर्स लगाएगा। ठीक है साहब, ऐसा मत समझो। ठीक, रुको, देखिए एम का मतलब इस ऑब्जेक्ट 1 का, और इसको ले लिया हमने 2। ठीक है साहब, तो 2 क्या करेगा, m पर फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, m पर फोर्स लगाएगा, और m को कहाँ पर खींचेगा, m को किधर की तरफ खींचेगा। ठीक, यानी कि देखिए m कहाँ जाएगा, इस कैपिटल M की तरफ, और कैपिटल M क्या जाएगा, स्मॉल m की तरफ। ठीक है साहब, तो यानी कि एक जो फोर्स लगाएगा क्या, F1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, F2 के ऊपर। क्लियर हो गया। किस डायरेक्शन में लगेगा, सेंटर की तरफ होगा, और M किधर लगाएगा, इसकी तरफ लगाएगा, और ये किधर की तरफ ले जाएगा, इसको इधर की तरफ ले जाएगा। तो ये कितना हो गया, F21। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। क्या लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। क्या होगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, किससे, सेम मैग्नीट्यूड से, किससे,
सेम मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन कहाँ होगी, एक की डायरेक्शन दूसरे के सेंटर की तरफ होगी। क्लियर हो गया? ठीक, किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर F12 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है साहब, तो GMM अपॉन डी स्क्वायर किसके अलोंग, आर कैप के अलोंग, यानी कि डिस्टेंस के अलोंग लगाएगा। अगर हमने डिस्टेंस आर ली है तो आर कैप हो जाएगा, डी लिए तो डी कैप हो जाएगा, ठीक है साहब। यानी कि F12 तो F2 किस पर फोर्स लगाएगा, 1 के ऊपर लगाएगा, GMM अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर को ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हम आर स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, यानी कि 2 की डायरेक्शन में लगाएगा, 2 1 कैप। तो कहने का मतलब है कि F12 इज इक्वल टू कितना होगा, F21। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्या है, F12 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस F21। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। अगर जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इन दोनों की डिस्टेंस भी क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहे होंगे। क्लियर हो गया? मैग्नीट्यूड इसका सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम रहेगा। कौन से किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम रहेगा। और दूसरी चीज़, अब ये क्या हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। क्या लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है साहब। यानी कि यहां पर हमने क्या कर लिया, न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ इसको समझ लिया, ठीक है साहब। इक्वल एंड अपोजिट लगता है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स कहां से आ गया, इन वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। हो सुपरपोजिशन और समझ लें, ठीक है। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा कोई m मास है। क्या है, m मास है, और यहाँ पर क्या है, m1 मास है, और यहाँ पर हमने ले लिया m2 मास, और यहाँ पर हमने ले लिया m3 मास। ये 3 मास अलग अलग रखे हुए हैं। यानी कि ये m3 मास, m2 मास और m1 मास इस m मास को अपनी तरफ खींचेगा साहब। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो r1 डिस्टेंस है, इसके बीच में r2 डिस्टेंस है, और इसके बीच में कितनी है, r3 डिस्टेंस है। यानी कि ये हमारी r2 डिस्टेंस थी, ये r1 थी, और ये r3 डिस्टेंस थी, ठीक है साहब। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये m मास जो है इधर, ये m1 जो है इस m को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये m जो है इसको m2 की अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये m3 इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यानी कि ये मास कहाँ जाएगा, ये वाला मास इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक। तो यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है कि फोर्स जो होगा, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn तक हो सकता है, ठीक है साहब। तो F इजिकल टू कितना हो गया हमारा, देखिए GMM अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस GMM क्यों ले रहे हैं भैया, M1M लें, क्या लें, M1M, और GM2M अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके आगे तक लगता चला जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि जितने भी मास हैं हमें उन सब के बीच में इसको लगाना है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर हो गया हमारा न्यूटन्स, और मतलब न्यूटन्स लॉ सुपरपोजिशन फॉर्म में हो गया, ठीक। अब चलते हैं इसका इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक 3 किलोग्राम मास का है और दूसरा 1 किलोग्राम मास का है। कितने मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। तो हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू कह रहे हो, F इजिकल टू GM1 M2 अपॉन D का स्क्वायर। एक चीज़ और बता दूं, ठीक, ये जो होता है वीकेस्ट नेचर होता है इन फोर्स, यानी कि क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, ये वीक फोर्स है, ठीक है। देखिए, वीक फोर्स का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है, क्या है, यानी कि अट्रैक्शन का भी है जी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। यानी कि वीक फोर्स है,
नेचर में सबसे वीक फोर्स है वो यही है। कैसे? जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसको वीकेस्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, चलो न्यूमेरिकल था हमारा ये कि एक 3 किलोग्राम मास और एक 1 किलोग्राम का मास दिया हुआ है। कितना? एक तो 3 किलोग्राम है, यानी कि M1 हमने ले लिया सपोज 3 किलोग्राम, ठीक है, और M2 कितना हो गया 1 किलोग्राम, ठीक है साहब। और 1 मीटर डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। कितने मीटर डिस्टेंस रखे हुए हैं? 1 मीटर डिस्टेंस पे। R इजकल टू 1 मीटर। और हम जानते हैं G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है साहब, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब एक चीज़ और है, चाहे तो हम कैपिटल G की वैल्यू रखें या ना रखें। G की वैल्यू तो हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ठीक है साहब। जब तक न्यूमेरिकल में पूछवाए ना तब तक हम G की वैल्यू ऐसी रख के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चलो F इजकल टू कितना हो गया, अभी हमने G को ऐसे ही रहने दिया 3 इंटू 1 और डिस्टेंस कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो F इजकल टू कितना हो गया 3G, क्या हो गया F इजकल टू 3G। अब चाहे हम F की वैल्यू रख दें 3 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब 3 का मल्टीपल इसमें कर लेंगे तो पूरा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब, -11, ठीक। यानी कि और मैं भी कर देता हूँ उसको, यानी कि 6.67 का मल्टीपल हम करेंगे 3 में, तो 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18 और 2 20, 3 छक्का 18 और 1 19, ठीक है साहब, 19.4, 3 सत्ते 21, हाँ ठीक है साहब, 3 छक्का 18 हो गया 19.01। कितना हो गया 19.01 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए -11 नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। तो 9.01 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा लो इसके। इतने का मल्टीपल, इतने का डिवाइड करना है 1901 में, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, बहुत एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे कितना लिख देना है 1901, ठीक है साहब। यानी कि इतना हम डिवाइडेशन कर जाएं तो हमें ये इतनी वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये वैल्यू नेग्लिजिबल है ना, बहुत छोटी सी हो गई। तो इस छोटी वैल्यू की वजह से ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है साहब, और फोर्स जरा सा लग रहा है, इतनी सी वैल्यू है। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाता तो फिर, ठीक है, यानी कि ये वीकेस्ट फोर्स है। क्लियर हो गया, इतना समझ लो। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 3 इक्वल मासेस हैं, क्या है, इक्वल मासेस m किलोग्राम विच आर फिक्स्ड एट वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ऑन मास 2m प्लेस एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्राइंगल। ये है सेंट्रॉइड, ठीक। यानी कि कह रहा है कि A यहाँ पर क्या है, इक्वल मास रखे हुए हैं, यहाँ पर m मास रखा हुआ है और यहाँ पर जो मास रखा हुआ है वो भी कितना है, स्मॉल m, और यहाँ पर कितना रखा हुआ है, स्मॉल m। और ये किस शेप में रखे हुए हैं, ये जो रखे हुए हैं ट्राइंगल फॉर्म में रखे हुए हैं, किसमें, ट्राइंगल। और ट्राइंगल हमारा कितना है, इक्विलेटरल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, उसकी साइड इक्वल होती हैं, और जब साइड इक्वल होती हैं तो क्या होता है, तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इनकी कुछ डिस्टेंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है साहब। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, तो इसको 1 मीटर ले लेते हैं। कितना, 1 मीटर ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया, ये XY प्लेन के अंदर रखा हुआ है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ मास ऑन मास 2m, यानी कि इस 2m मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है साहब। तो देखो भैया यहाँ पर जरा समझना, ठीक, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक, यहाँ पर m मास रखूँगा, यहाँ पर m मास रखूँगा, यहाँ पर m मास रखूँगा, और इस 2m मास के ऊपर क्या है, इसको फोर्स देखना है कि ये फोर्स कितना लगाएगा। तो देखिए ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी m और 2m के बीच में, तो देखिए m से 2m वो कहाँ जाएगा, 2m ऊपर की तरफ जा रहे होगा, जिसकी डायरेक्शन हो गई। और यहाँ पर क्या है, जब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना हुआ था ना,
इसके बीच में, ये 60 का हो गया, तो ये कितने का हो गया 30 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का ये, और इस तरह से। तो देखिए जब ये एंगल 30 डिग्री का, तो यहाँ भी कितना होगा 30 डिग्री का, यानी कि 2m मास कैसा करेगा, 2m मास जब B के पास जाएगा, यानी कि C के पास और B के पास जब ये जाएगा तो कैसा जाएगा, मतलब एक तो x डायरेक्शन में जा रहे होगा और दूसरा y डायरेक्शन में, ये दो डायरेक्शन में खींचेगा ना, एक तो ये तो सीधा सीधा ऐसे ही जाएगा और ये कैसे जाएगा ऊपर की तरफ। चलो ठीक है, यानी कि ट्राइंगल फिर बनाते हैं। ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक, ये पॉइंट A है और इस पॉइंट पर कितना रखा हुआ था, m मास रखा हुआ था, और ये कितना था हमारा 2m, ठीक है साहब। अब देखिए डायरेक्शन कैसी होगी, सेंटर की तरफ, क्योंकि इसके सेंटर की तरफ जाएगा ना, इसके सेंटर की तरफ। तो हम जानते हैं F A एंड सेंट्रोइड G, A और G के बीच में कितना लगेगा y डायरेक्शन में, ठीक है साहब। तो G M M अपॉन R स्क्वायर, और एक m हमारा किसके बराबर है, यानी कि एक m तो हमारा 2m के बराबर है ना, ठीक है, एक m है और दूसरा 2m है, ठीक। तो F A G कितना हो गया, एक तो हो गया हमारा, R की वैल्यू हमें 1 लेनी है, तो G 2m स्क्वायर अपॉन R, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो F A G G 2m स्क्वायर किस डायरेक्शन में लगा, y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन कैसी होती है, ऊपर की y डायरेक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव, और यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव और यहाँ पर x नेगेटिव, ठीक है साहब, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। अब हमने ये किसके बीच में निकाल लिया, A और G के बीच में। अब क्या करेंगे हम, B और C के बीच में निकालना है, किसके बीच में, B और C के बीच में, ठीक। तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ रहे होगा, ठीक है साहब, यानी कि अब जो इसका मोशन होगा वो किस तरफ होगा, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स हमारा कैसा है यहाँ पर, ठीक है साहब। यहाँ पर एंगल कितना था, यहाँ पर एंगल 30, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल 30 हो जाएगा, यानी कि एक तो नेगेटिव y में आ रहा है और नेगेटिव x में, और दूसरा नेगेटिव y में। तो यानी कि F A B किसके बीच में निकाल लें, F G B के बीच में निकाल लें, क्या, F G B, ठीक है, F G B, क्लियर। तो F वेक्टर और लगाते हुए चलें, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ से देखो ये 30 तो ये 30, ठीक है साहब, और ये कितना हो गया, यानी कि ये इसका y डायरेक्शन हो, x डायरेक्शन हो गई, और ये क्या हो गया इसका y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, वेक्टर फॉर्म है, तो यानी कि एक cos थीटा, यानी कि कितना हो गया m, ये 2m है और ये m है, तो G M 2m, ठीक, किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ठीक है साहब। यानी कि अभी इसको मत लगाओ, देखो पहले एक चीज़ देखते हैं, F cos थीटा, ठीक है, cos थीटा x डायरेक्शन इधर, तो कितना हो गया नेगेटिव हो गया, क्या हो गया नेगेटिव, और y डायरेक्शन इधर, ठीक है, F x और F y डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव आ रही है, तो कितना हो गया F sin थीटा, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है -f, ठीक है, cos 30 कितना हो गया cos 30 -f y, यानी कि कितना हो गया sin 30, कितना हो गया sin 30। और देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इस वाले की जैसे ही है, इसका 2m इसका m, ठीक। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है साहब, और f की वैल्यू कितनी हो गई, G M 2m अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है साहब। cos 30 किस डायरेक्शन में है, अगर डायरेक्शन के हिसाब से भी ले लेंगे तब भी ठीक है साहब। आई कैप, इसको आई कैप लेते हैं और इसको जे कैप ले लेते हैं, कहने का है, चलो ठीक। तो ये कितना हो गया, अगर हम मैग्नीट्यूड ना निकालते तब भी ऐसा हो जाता हमारा जी, ठीक है। चलो मैग्नीट्यूड की वैल्यू सब में सेम ही रहेगी, ठीक है, हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, cos 30 आई कैप ही रहने देते हैं यहाँ पर, cos 30 आई कैप, ठीक। और यानी कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड कॉमन ले लें, तो माइनस cos 30 आई कैप माइनस sin 30 जे कैप, ये हो गया। अब देखिए एफ जी बी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है साहब, तो एफ जी बी क्या होगा, देखिए अब इस तरफ जाएगा
नहीं भाई, हाँ हाँ ठीक है, और इस तरफ जा रहे होगा यानी कि इस तरफ, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे। यहाँ पर कितना है 2m और यहाँ पर कितना है m, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो एफ जी सी कितना आ रहा है निकल के, यानी कि जी एम एम अपॉन, ठीक है, अरे यार जी एम 2m अपॉन 1, ठीक है। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि cos कितना हो गया cos 30 आई कैप प्लस का, और y नेगेटिव हो रहा है सिर्फ इसमें माइनस साइन 30 जे कैप। क्लियर। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। f इजकल टू कितना हो गया एफ ए जी प्लस एफ बी जी प्लस एफ बी सी, ठीक है साहब। देखो एफ ए जी ये किस डायरेक्शन में था पहला, यानी कि कितना है हमारा जी टू जी एम स्क्वायर, सबका मैग्नीट्यूड यही आया है निकल के, नीचे 1 रह गया है। क्लियर। और यहाँ पर कितनी डायरेक्शन बचेगी, देखो जे कैप बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप, ठीक है। और इधर क्या था, इधर जब गए थे तो x पॉजिटिव हो गया था, यानी कि cos 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप। क्लियर। cos 30 साइन 30, ठीक है साहब। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है साहब। यही है cos 30, एक मिनट देख लें, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, यानी कि x पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया जी, ठीक है साहब। बचा कितना आपका, ये हटाओ, बच कितना रहा है, बच रहा है हमारा ट्वाइस जी एम स्क्वायर जे कैप माइनस कितना हो गया, cos 30 से cos 30 कैंसिल हो गया, साइन 30 जे कैप माइनस साइन 30 जे कैप, ठीक है साहब। यानी कि 2gm स्क्वायर, जे कैप को ऐसे ही रहने दें, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 जे कैप माइनस 1/2 जे कैप, माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2gm स्क्वायर जे कैप माइनस कितना हो गया, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है साहब। 2gm स्क्वायर कितना हो गया जे कैप माइनस ट्वाइस जे कैप अपॉन जे कैप, ट्वाइस जे कैप अपॉन 2, अरे जे कहाँ से आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, एफ हमारा सेंटर पे कितना हो गया 0 हो गया, एफ सेंटर पे कितना हो गया